Hello and welcome back. So this is the fourth video of this series और इसमें हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑर्डर, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो इन तीनों को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। शुरू वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो रेट का ऑर्डर होता है या जो रेट लॉ होता है, इसको आप विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी डिटरमाइंड थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आपको ऑर्डर का या फिर रेट लॉ का या रेट कांस्टेंट का कभी भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्डर का पता चल जाए, सो ऑर्डर की मदद से हम रेट लॉ फाइंड करेंगे और रेट लॉ की मदद से हम कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। इन तीनों के दरमियान एक रिलेशन है, एक फाइंड आउट हो जाए तो सारे बाकी फाइंड आउट हो जाते हैं। तो हम वही देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली करेंगे। इसको फाइंड आउट करने का, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तरीके को, फर्स्ट जो मेथड है उसको कहा जाता है इनिशियल रेट मेथड। इसको कहा जाता है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, हम जरा लिख लेते हैं, इनिशियल रेट मेथड। और द सेकेंड को कहा जाता है हाफ लाइफ मेथड। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, दोनों हमारे कोर्स में शामिल है, बट इन दिस वीडियो वी ओनली डिस्कस अबाउट इनिशियल रेट मेथड। ठीक है जी, हाफ लाइफ का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनिशियल रेट मेथड में हमारे पास असल में हम करेंगे क्या। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो रिएक्टेंट है, हमें उसका रेट पता करना है या उसका ऑर्डर, कितना ऑर्डर उसका है उसको अगर हमने फाइंड करना है। दोनों रिएक्टेंट में से एक की कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे, दूसरे की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखेंगे। और जब हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके रेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और जब इसके कंसंट्रेशन और रेट के दरमियान एक रिलेशन हम निकालेंगे और हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा। आपको अभी सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जब हम इसको करेंगे सिस्टमेटिकली तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल करता हूँ। ठीक है, आप एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ। मेरे पास एक रिएक्शन है जो कि है नाइट्रोजन ऑक्साइड, इट इज रिएक्टिंग विथ O3, और हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बन रहा है। ठीक है, दिस इज आवर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का हमने फाइंड क्या करना है बेटा, हमने इसका सबसे पहले तो फाइंड करना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। जब ऑर्डर फाइंड हो जाए, ऑर्डर की मदद से हम रेट लॉ को फाइंड करेंगे। जब रेट लॉ फाइंड हो जाए तो उसकी मदद से हम रेट कांस्टेंट को इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। ठीक है, समझना है, समझ के जाना है कि कैसे हम इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ना हमें एक डेटा की ज़रूरत होता है। ठीक है, जो कि हमने खुद परफॉर्म करते हुए साथ ही साथ नोट करना है। ठीक है, तो वो डेटा मेरे पास है, मैं ज़रा उसको लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। ये मेरे पास टेबल आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास टोटल इन्फॉर्मेशन है इस रिएक्शन के हवाले से कि इस रिएक्शन में देखो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहा हूँ। ठीक है, आपने भी हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट लेना है। इस एक्सपेरिमेंट को, यानी इस रिएक्शन को मैंने 3 बार परफॉर्म किया है। तो एक्सपेरिमेंट 1, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, और डिफरेंट इंटरवल्स पर मैंने फाइंड आउट किया है, डिफरेंट टाइम पे इसको मैंने किया है। डिफरेंट जो है ना इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने लिया है। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसके रेट को देख रहा हूँ। मुझे रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यहाँ से पता चलेगा। कैसे चलेगा, ज़रा हम इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर ना मैंने क्या बताया था, हमारे पास दो रिएक्टेंट है ना, एक NO है, दूसरा ओजोन है, O3 है। अगर मैंने पहले हम फाइंड आउट करते हैं ना NO का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो NO का अगर हमने फाइंड करना हो तो 3 रिएक्शन है ना, 3 में से ऐसे 2 रिएक्शन को मैंने सेलेक्ट करना है जिसमें NO का कंसंट्रेशन तो चेंज हो रहा हो बट दूसरे का चेंज ना हो, क्योंकि अगर इसका भी चेंज होगा, जैसे ओजोन का भी चेंज होगा, तो वो रेट पे इन्फ्लुएंस करेगा। तो हमने इसको चेंज होने नहीं देना, हमने सिर्फ उसको चेंज करना है जिसका हम ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं NO का ऑर्डर फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो मुझे इन तीनों एक्सपेरिमेंट में से कोई 2 ऐसा ढूंढना है
जिसमें ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज ना हो रहा हो। तो देखो बेटा यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ ओजोन का कंसंट्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है। सो देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को लूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसकी कंसंट्रेशन कितना से कितना चेंज हो रहा है उसका मैं रेशियो लूँगा, ठीक है। तो 1.0 10⁻⁻6 से ये चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है बेटा, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, जो चेंज हो रहा है 2.0 10⁻⁻6 में चेंज हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन जब इतना इंक्रीज हो रहा है ना, अब यहाँ इंक्रीज हमें नज़र आ रहा है तो हमने देखना है कि रेट क्या हो रहा है। तो रेट देखो 1.98 10⁻⁻4 से, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है 3.96 10⁻⁻, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो माइनस में है ना, तो माइनस में जब बढ़ती है तो डिक्रीज होता है। तो इसका जो कंसंट्रेशन है 1 से 2 में डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन देखो बेटा 1.98 से डिक्रीज होकर 3.98 में जा रहा है। क्योंकि डिक्रीज मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपने पावर को देखना है। देखो माइनस में है ना, तो माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है, तो इसमें 3.9 बड़ी है 1.98 से, तो डिक्रीज हो रहा है ना। 1.0 से 2.0 बड़ी है, तो ये भी क्या हो रहा है, हमेशा डिक्रीज हो रहा है। अब इन दोनों का हमें रिलेशन निकालना है। कैसे रिलेशन निकालेंगे बेटा, देखो आपने इन दोनों को डिवाइड करना है। 1.0 से 2.0 डिवाइड करो, कितना आ रहा है बेटा, ज़रा चेक करते हैं हम। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, जब मैं 1.0 को 2.0 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 0.5, और 1.98 को 3.98, क्योंकि पावर सेम है ना, तो पावर सेम है तो आप सिर्फ वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये भी आ रहा है 0.5, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक रिलेशन ढूंढना है बेटा इन दोनों के दरमियान। देखो जब इनिशियल कंसंट्रेशन ना 0.5 मतलब हाफ हो रहा है, तो इसका जो रेट है ना वो भी हाफ हो रहा है। दोनों के दरमियान हमें क्या रिलेशन नज़र आ रहा है, दोनों के दरमियान हमें एक रिलेशन नज़र आ रहा है। इस रिलेशन को कहा जाता है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, मैथ में भी हम पढ़ते हैं, एक के कम होने से दूसरा भी कम हो, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, तो दैट इज नाउन एज डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पर ये हाफ हो रहा है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO, तो इसका इनिशियल रेट भी हाफ हो रहा है। सो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन हो किसी भी दो सब्सटेंस के दरमियान, सो हमारे पास वो आता है फर्स्ट ऑर्डर में। वो हमारे पास किस में आता है बेटा, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर का डिफिनेशन ज़रा चेकआउट करो, उसमें हमने यही लिखा है फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मेरे पास आ गया, NO की जो रेट है वो क्या हो रहा है, इस सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, जो रेट है, ठीक है, जो रेट है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर डायरेक्ट होगा तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसका 1 मोल पे डिपेंड कर रहा है, NO के 1 मोल पे डिपेंड कर रहा है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट क्या है बेटा, देखो यहाँ पर O3 है, ओजोन है, ठीक है बेटा। तो मैं देता हूँ यहाँ पर O3 का। अब मैं O3 का ज़रा फाइंड आउट करूँगा O3 का क्या रिलेशन है। तो मैंने O3 को चेंज करना है, NO को चेंज नहीं होने देना, क्योंकि ये चेंज होगा तो ये रेट पे इन्फ्लुएंस करेगा। देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 में इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है NO की, लेकिन O की कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम ज़रा इसको देखते हैं। सो 1 और 3 को हमने लिखना है, तो 1 का देखो 9.0 10⁻⁻6 है, डिवाइडेड बाई 3 के क्या है हमारे पास 3.0 10⁻⁻6 है। तो इन दोनों का इनिशियल रेट भी लिखना है। 1 का है 1.98 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई इसका है 6.0 10⁻⁻5, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है बेटा, देखो 9 से 3 में जा रहा है ना, तो ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि माइनस में मैंने कहा था ना, माइनस में है तो बड़ी से छोटी में जाए तो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बड़ी से छोटी में जा रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, माइनस में तो इंक्रीज हो रहा है, तो 9 से 3 में इंक्रीज हो रहा है। और ये क्या हो रहा है 1 से जाए जो है ना 6 में, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पर एक रिलेशन ढूंढना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मैं ज़रा कैलकुलेट कर, तो मेरे पास ये जो है ना, हमारे पास ये आ रहा है, मैं ज़रा लिख लेता हूँ,
ये हमारे पास 9 से 3 में जा रहा है ना, तो ये 3 गुना इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखो 1 से 6 में जा रहा है ना, ये तो 9 से 3 में आ रहा था, माइनस में था तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, यानी 1 से 6 में जा रहा है, तो 1 बड़ी है 6 छोटी है ना माइनस में, तो ये डिक्रीज हो रहा है। कितना गुना डिक्रीज हो रहा है, तो मैं कैलकुलेटर यूज करूँ तो मेरे पास आ रहा है 0.3, या आप इसको लिख सकते हैं 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाफ डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या रिलेशन हमें नजर आ रहा है, ये 3 गुना इसका जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका रेट 3 गुना डिक्रीज हो रहा है। तो रिलेशन क्या हमें नजर आ रहा है बेटा, रिलेशन हमें दोबारा से यहाँ पर नजर आ रहा है डायरेक्ट का, डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है। ठीक है, अब जो मैथ वाला डायरेक्ट रिलेशन और इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है बेटा, देखो मैथ में एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो, उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर हमने फोकस करना है कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, ये 3 गुना इंक्रीज हो रहा है तो ये 3 गुना डिक्रीज हो रहा है। सो देर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन 3 गुना। ठीक है ना, तो एक 3 गुना बढ़े या 3 गुना कम हो जाए, सेम है ना, डायरेक्ट है। सिमिलरली ये ऊपर हमने क्या बताया था, ये हाफ डिक्रीज हो रहा है, ये भी हाफ डिक्रीज हो रहा है, दोनों हाफ हाफ डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू दोनों की सेम थी, तो वो डायरेक्ट में आ रहा था। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो रहा है, बट सिमिलर वे में, ये भी 3 गुना इंक्रीज हो रहा है, ये 3 गुना डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी आता है डायरेक्ट रिलेशन में। और ये भी हमेशा डायरेक्ट आए तो मैंने क्या कहा था बेटा, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसका रेट अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्या होगा, इसका रेट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O3, और इसका भी फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेट हमारे पास यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपसे रेट फाइंड करने को कहे तो क्या होगा, ओवरऑल जो रेट होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की कंसंट्रेशन 1 एंड O3 की कंसंट्रेशन 1। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हटाओ तो कांस्टेंट आएगा K, और NO की कंसंट्रेशन 1 एंड O3 की कंसंट्रेशन 1। तो ओवरऑल जो ऑर्डर है इसका वो सेकंड है ना, ये जो 1 + 1 कितना होता है, ऑल एक्सपोनेंट को सम करेंगे ना, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो हमें यहाँ से आएगा, इसका ऑर्डर होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से हमारे पास ऑर्डर का तो पता चल गया। ठीक है, हमने क्या बताया था, हमें यहाँ से 3 चीज़ें फाइंड आउट करना था ना। हमने पहला फाइंड आउट करना था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमारे पास आ गया सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ लिख लूँ तो हमारे पास आ गया, इसका ऑर्डर कितना था, ओवरऑल ऑर्डर था सेकेंड। रेट लॉ भी हमारे पास आ गया। ठीक है, रेट लॉ क्या था, जैसे कि हमने अभी लिखा था ऊपर, चलो मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। इसका जो रेट था, रेट लॉ इक्वल है K और कंसंट्रेशन ऑफ NO और कंसंट्रेशन ऑफ O3, ये इसका रेट था। अब एक चीज़ बाकी बच गया, वो है रेट कांस्टेंट, यानी K की वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, सो उसमें आपने सिंपली यहाँ जाना है। ठीक है, और इस फार्मूले को यूज़ करना है। यहाँ देखो कंसंट्रेशन में ना हमारे पास, देखो इन तीनों एक्सपेरिमेंट में से ना किसी एक की वैल्यू पुट कर दो, किसी एक की वैल्यू पुट कर दो। मिसाल के तौर पर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की वैल्यू पुट करता हूँ, मैं यहीं पर करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से K की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, देखो यहाँ से मैं ऊपर से देखता हूँ K की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करना है K की। सो K क्या हो जाएगा, इक्वल है रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NO और कंसंट्रेशन ऑफ O3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या होगा, रेट इन तीनों में से एक एक्सपेरिमेंट को पुट करो, जैसे मैं 1 को पुट करता हूँ, तो इसका रेट कितना है 1 का, देखो हमारे पास 1.98 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO कितना है हमारे पास 1.0 10⁻⁻⁶। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ O3 कितना है हमारे पास है 9.0 10⁻⁻⁶। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगा 2.2 10⁻⁷। ठीक है, मोल सेकेंड पर dm³ हमारे पास यहाँ से K की वैल्यू भी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से हमने जो शुरू में कहा था, ठीक है, रेट ऑर्डर भी फाइंड कर लिया, रेट लॉ भी फाइंड कर लिया, और रेट कांस्टेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि सेकेंड ऑर्डर के लिए रिलेशन क्या होना चाहिए, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या रिएक्शन होना चाहिए, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो मैंने अभी आपको बता दिया ना, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना है बेटा, ताकि आप खुद से जो है ना ऐसे न्यूमेरिकल्स हल कर सको। थैंक यू वेरी मच।